नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानधारा गुरुकुलम यूट्यूब चैनल पे। मैं विजय उपाध्याय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का यह वीडियो संघ और उसके क्षेत्र पर आधारित है। इस टॉपिक को हम लोग दो वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आज के पहले वीडियो में अर्थात संघ और उसके क्षेत्र के पहले भाग में हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 अर्थात आर्टिकल 1 से 4 तक क्या वर्णन भारतीय संविधान में हुआ है उसको देखने और समझने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ संघ और उसका क्षेत्र क्या है यह भी हम लोग जानने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। पसंद आने पर लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहें ज्ञानधारा गुरुकुलम के साथ। आइए प्रिय साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का अपने टॉपिक या अपने वीडियो को, संघ और उसके क्षेत्र को। प्रिय साथियों, जब बात भारत के संघ और उसके क्षेत्र की जाए या संविधान के भाग 1 की बात की जाए तो प्रिय साथियों, भारतीय संविधान का भाग 1 यह वर्णित करता है क्या? संघ और उसके क्षेत्र को। संघ और उसके क्षेत्र को वर्णित करता है क्या? भारतीय संविधान का भाग 1। और भाग 1 में प्रिय साथियों 4 अनुच्छेदों का वर्णन है। उन अनुच्छेदों के बारे में यदि हम देखने का प्रयास करें तो भाग 1 में जो अनुच्छेद हैं 1 से 4 नंबर तक, उन अनुच्छेदों में क्या वर्णन भारत के संविधान में हुआ है उसको हम लोग देखें तो पहले अनुच्छेद में संघ के क्षेत्र के नाम का वर्णन हुआ है, और दूसरे अनुच्छेद में नए राज्यों के नामांकन और स्थापना संबंधित वर्णन हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 की बात करें तो नए राज्यों की स्थापना, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल और सीमा अथवा नामों में परिवर्तन संबंधित वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हुआ है। उसके बाद अनुच्छेद 4 की तरफ हम ध्यान दें तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून, जिनके द्वारा पहली और चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सकता है, इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, क्या देखा हम लोगों ने? अनुच्छेद 1 हम लोगों ने देख लिया, अनुच्छेद 2 देखा नए राज्यों का नामांकन और स्थापना संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 2A के अंतर्गत सिक्किम संघ के साथ संबंध का वर्णन था, लेकिन यह फिलहाल निरस्त हो गया है तो इसको नहीं देखना है। तीसरा, नए राज्यों की स्थापना, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन संबंधित प्रावधान आर्टिकल 3 के अंतर्गत है, इसको हम लोगों ने देख लिया। आर्टिकल 4 में अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो कानून बनाए जाते हैं, कानून निर्मित होते हैं, उनके द्वारा पहली और चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 4 के अंतर्गत। प्रिय साथियों, हम लोगों ने अब तक देख लिया 4 अनुच्छेदों को, अर्थात भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत 4 अनुच्छेदों का वर्णन है, और वह अनुच्छेद कौन कौन से हैं हम लोगों ने क्रम वाइज अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 को देख लिया। अब आते हैं आज के अपने टॉपिक के महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ। तो जब भारत का संविधान निर्मित हो रहा था प्रिय साथियों, तो भारत के संविधान निर्माण में, चूंकि हम सब पहले के वीडियो में, सीरीज के पहले वीडियो में हम तीसरे वीडियो में हम लोगों ने जब देखा भारत के संविधान सभा के बारे में अध्ययन किया तो हम लोगों ने देखा था कि संविधान सभा के अनेक सदस्यों ने बैठकर मिलकर आपस में सामंजस्य स्थापित करके भारत के एक वृहद संविधान का निर्माण किया। तो उसी संविधान के निर्माण के दौरान जब भारत या इंडिया नाम दिया जाए इस पर एक विवाद उत्पन्न होता है, तो 2 पक्ष निर्मित होता है। एक पक्ष ने कहा कि भारत होना चाहिए नाम, और एक ने कहा नहीं, आधुनिक नाम इंडिया होना चाहिए भारत का नाम। तो इस प्रकार उत्पन्न विवाद को सुलझाया गया, और दोनों मतों, जो दो समुदायों के मत थे या 2 समूहों के मत थे, उनको भारत के संविधान में नाम प्रदान किया गया, अर्थात दोनों समूहों के मतों को भारत के संविधान में जगह प्रदान की गई। और वह वर्णित करता है आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत इंडिया, अर्थात हम लोगों ने देखा विवाद जो उत्पन्न हुआ था इंडिया और भारत के नाम पर कि भारत नाम रखा जाए या इंडिया नाम रखा जाए, तो उसको सुलझाया भारत के संविधान ने, और सदस्य जो थे उन लोगों ने मिल बैठकर उसको सुलझाया और दोनों नामों को भारत के संविधान में जगह प्रदान की। और वह नाम कौन कौन से हैं? इंडिया
यानी कि भारत। इसी प्रकार स्टार्ट होता है इंडिया यानी कि भारत, राज्यों का संघ। अब देखिए, चूंकि राज्यों का संघ, यहां क्वेश्चन यह उठता है कि भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ ही क्यों कहा गया, यूनियन ऑफ स्टेट ही क्यों कहा गया, क्यों और नाम इसको नहीं प्रदान किए गए, क्यों यह नहीं किया गया कि राज्यों का संघ ना हो के राज्यों का एक समुदाय या हम कहें समूह क्यों नहीं कहा, वर्णन किया गया भारत के संविधान के अंतर्गत। तो प्रिय साथियों, भारत का संविधान इस अनेक विवाद उत्पन्न हुए और उसके बाद जो अंबेडकर के द्वारा राज्यों का संघ नाम दिया गया, इसमें एक पॉइंट है आपको याद रखना है कि राज्यों का संघ, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत या इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ है, ना कि राज्यों का समूह या राज्यों का समुदाय है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिय साथियों, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जो भारतीय क्षेत्र हैं उसको 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। और कौन कौन सी श्रेणियां हैं उनके नाम हम लोग देखें तो पहली श्रेणी है राज्यों का क्षेत्र। भारत एक राज्यों का क्षेत्र है। इसके बाद हम लोग देखते हैं संघ का क्षेत्र, और उसके बाद जो तीसरी श्रेणी है वह है भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र। ठीक है साथियों, अब तक हम लोगों ने देख लिया कि भारत के अनुच्छेद 1 में क्या वर्णन है। जो भारतीय क्षेत्र हैं उनको 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहली श्रेणी है राज्यों का क्षेत्र, और दूसरी श्रेणी है संघ क्षेत्र, और भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र, या जो किसी समय भारत सरकार किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित भारतीय क्षेत्र होंगे वह तीसरी श्रेणी के अंतर्गत रखे जाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद आता है दूसरा आर्टिकल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2, जो कि संसद को शक्ति प्रदान करता है। 2 शक्तियां भारतीय संसद को भारतीय संविधान प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 2 प्रदान करता है। वह कौन सी शक्तियां हैं तो पहली शक्ति है प्रिय साथियों नए राज्यों को भारत में शामिल करने की शक्ति, और दूसरी शक्ति है नए राज्यों को गठन की शक्ति। अब देखिए, दो शक्तियां हैं और डिफरेंस दोनों में याद रखना है। क्या? पहली शक्ति है नए राज्यों को भारत में शामिल करने की शक्ति, और दूसरी है नए राज्यों के गठन की शक्ति। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने देख लिया राज्यों का संघ होगा, भारत एक राज्यों का संघ है। कैसे है इसको हम लोगों ने 2 बिंदुओं 2 आर्टिकल अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 के माध्यम से समझ लिया। अब आते हैं हम अगले पॉइंट, अगले बिंदु की तरफ जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति कैसे और किस आर्टिकल के द्वारा प्रदान की गई है। यह क्वेश्चन है कि भारतीय संसद को राज्यों के पुनर्गठन संबंधी शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है। तो आप लोगों को नाम याद रखना है, आर्टिकल 3 या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संसद को यह शक्ति प्रदत्त है कि भारतीय संसद राज्यों के पुनर्गठन संबंधित नियम और कानून निर्मित कर सकता है। और वह नियम और कानून कैसे होंगे, उसको जो शक्ति है वह 3-4-5 रूपों में है। उसको हम कैसे समझेंगे? पहली है राज्यों के पुनर्गठन संबंधित या राज्यों के निर्माण संबंधित जो शक्ति है वह है भारतीय संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारत के नए राज्यों का निर्माण भारतीय संसद कर सकती है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत उसको शक्ति प्रदान है। उसके बाद आता है किसी राज्य के क्षेत्र को भारतीय संसद घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। यह शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है अनुच्छेद 3 के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं राज्यों के सीमा में परिवर्तन भी कर सकती है भारतीय संसद, और भारतीय संसद चाहे तो उसकी सीमा को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। हम लोगों ने पीछे देखा। अब क्या है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन भी कर सकती है भारतीय संसद भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों के द्वारा। और वह अधिकार कैसे प्राप्त है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। इसके बाद हम लोग देखते हैं राज्यों के नाम में परिवर्तन। राज्यों के नाम का परिवर्तन भी कर सकती है भारतीय संसद, और यह अधिकार प्राप्त है भारतीय संसद को, वह किसी भी राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया राज्यों के पुनर्गठन संबंधित संसद की जो शक्तियां संसद को भारतीय संसद को प्राप्त हैं। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ, केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों का उद्भव। प्रिय साथियों, जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ी समस्या भारतीय शीर्ष नेतृत्व के सामने यही थी कि भारतीय क्षेत्रों को कैसे एकजुट करके भारतीय संघ में सम्मिलित किया जाए। और यह सबसे बड़ी चुनौती उस समय की थी
कि कैसे भारत के रियासतों का या भारतीय राज्यों का एकीकरण किया जाए। तो नाम आता है एक ही महापुरुष का, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तत्कालीन गृह मंत्री भारतीय संघ के, और उन्होंने बेहतर ढंग से इस मामले को नियंत्रित और निर्देशित किया, जिससे जो भी उस समय के महत्वपूर्ण रियासत और राज्य थे उनको भारत में मिलाया गया और एक नए भारत संघ का निर्माण किया गया। वह कैसे हुआ, इसको बिंदु के माध्यम से समझे। तो उस समय प्रिय साथियों, भारत में 552 देशी रियासतें थी। उस समय भारत में 552 रियासतें थी, देशी रियासतें, और जिसमें से 549 तो भारत में सम्मिलित हो जाती हैं, लेकिन 549 तो भारत में सम्मिलित हो जाती हैं, लेकिन 3 प्रिय साथियों कौन कौन सी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर भारत में सम्मिलित होने से मना करती हैं या भारत में सम्मिलित नहीं होती हैं। इसके लिए भारतीय सरकार या उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पहले तो हैदराबाद को भारत में सम्मिलित करने के लिए पुलिस भेजी गई, सेना भेजी गई, और वहाँ के जो नवाब थे उन्होंने घुटने टेक दिए भारतीय सेना के सामने, और इस प्रकार हैदराबाद रियासत का या हैदराबाद निजामी थी, इसको निजाम यहाँ थे, निजाम ने जब घुटना टेक दिया भारतीय सेना के सामने, तब इसको भारत में सम्मिलित कर लिया गया और एक पत्र, मतलब एक सहमति पत्र के द्वारा इसको भारत में सम्मिलित कर दिया गया। इन्होंने हाथ जोड़ा भारतीय गृह मंत्री के सामने। उसके बाद नाम आता है जूनागढ़। यह भी उस समय की अच्छी रियासत थी। इन्हें भी इनकार कर दिया भारत में सम्मिलित होने से, लेकिन उस समय के गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बड़ी ही कुशलतापूर्वक जूनागढ़ को भी भारत में सम्मिलित किया। उसके बाद नाम आता है कश्मीर का। तो प्रिय साथियों, कश्मीर को एक सहमति पत्र के द्वारा भारत में सम्मिलित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा उस समय 552 देशी रियासतें थी, जिसमें से 549 तो भारतीय संघ में सम्मिलित हो जाती हैं, लेकिन 3 जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर भारत में सम्मिलित होने से मना करती हैं। उसके बाद हैदराबाद को सेना के द्वारा भारत में सम्मिलित किया जाता है। सेना के साहसिक कदमों द्वारा हैदराबाद के निजाम घुटना टेक देते हैं, और जूनागढ़, कश्मीर इस प्रकार सहमति पत्रों के द्वारा भारत में सम्मिलित होती हैं, भारतीय संघ में सम्मिलित होती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1950 में जो भारतीय संघ था, भारतीय संघ के जो क्षेत्र थे वह कैसे भारत के संविधान में वर्णित है। 1950 में भारतीय संघ जो है वह 4 क्षेत्रों में वर्णित था या वर्णन था। 4 क्षेत्रों का वर्णन था। वह कौन कौन से हैं? तो पहला है गवर्नर का शासन जो था उसे समूह भाग का के अंतर्गत रखा गया, उस क्षेत्र को समूह का के अंतर्गत स्थान प्रदान किया गया, और समूह खा के अंतर्गत जो शाही शासन और विधान परिषद या विधानमंडल वाले राज्य थे उनको रखा गया समूह खा के अंतर्गत, और समूह गा के अंतर्गत रखा गया मुख्य आयुक्त वाले प्रांतों को, और समूह घा के अंतर्गत केवल एक अंडमान और निकोबार समूह को रखा गया समूह घा के अंतर्गत। तो हम लोगों ने देखा 1950 में भारतीय संघ लगभग नहीं 4 क्षेत्रों में था, समूह का, समूह खा, समूह गा और समूह घा। और कौन कौन से उसमें क्षेत्र आते थे हमने आपको बताया। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिय साथियों, हम लोगों ने देख लिया अब तक केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के उद्भव संबंधित जो या कैसे राज्य का निर्माण हुआ उसको भी हम लोगों ने देखा, कैसे भारतीय संघ का निर्माण होता है, कैसे उस समय के शीर्ष नेतृत्व ने अहम भूमिका निभाई, भारत के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद हम लोग आते हैं धर आयोग। चूँकि राज्यों के पुनर्गठन या पुनर्निर्माण संबंधित जो आयोग था यह बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, तो पहला आयोग निर्मित हुआ था जून 1948 में यस के धर के नेतृत्व में भाषाई प्रांत आयोग निर्मित हुआ, जिसके अध्यक्ष थे यस के धर। ठीक है, और 1948 में ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। और उसके बाद अगली एक समिति हम लोग देखते हैं जेवीपी के नाम से प्रसिद्ध है, जेवीपी समिति। और इसमें कौन कौन से सदस्य थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्री पट्टाभी सीतारमैया, यह 3 सदस्य थे। इन्हीं के नामों के आधार पर इसे जेवीपी समिति कहा जाता है। और इनका काम क्या था? अप्रैल 1948 में ही यह समिति निर्मित होती है और 1953 में
आंध्र प्रदेश 1953 में आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी क्षेत्र के रूप में, तेलुगु भाषी क्षेत्रों के आधार पे, एक मतलब भाषाई आधार पे हम कह सकते हैं पहले प्रदेश का गठन होता है आंध्र प्रदेश का 1953 में। चूँकि उस समय के जो हालात थे वह बहुत ही नाजुक हो चुके थे। क्योंकि जगह जगह आंदोलन और क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन करने के लिए। और इसमें एक नाम आता है पोट्टी श्री रामुलु का, जो 56 दिनों के पश्चात, जो कि कांग्रेस के नेता थे, 56 दिनों तक आंदोलन करने के पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। नाम पोट्टी श्री रामुलु, यह थे कांग्रेस के नेता, उनका निधन हो जाता है। उसके पश्चात 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहले राज्य का गठन होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, लगभग हम लोगों ने सभी टॉप बिंदुओं को कवर कर लिया प्रिय साथियों। आज के इस वीडियो के अंतर्गत लगभग उन सभी बिंदुओं को हम लोगों ने कवर कर लिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय साथियों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।